हुकुम। हाँ बैद्यनाथ। ऐसा कब तक चलेगा हुकुम? ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है बैद्यनाथ? यही हुकुम जो आप अपने आप को खत्म करने पर तुल गई हैं। जाने वालों के साथ जिंदगी नहीं चली जाती हुकुम। जिंदगी तो चलती ही रहती है हुकुम, उसे चलाना ही पड़ता है। जानवर तक जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते फूट पड़ते हैं। इंसान जीने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है हुकुम। एक आप ही हैं हुकुम जो थम कर रह गए हैं, जैसे राजा साहब के साथ आपने सब कुछ खो दिया हो। आज राजा साहब को गुजरे पूरा 1 साल हो गया है हुकुम, लेकिन आपने एक कदम भी हवेली की बाहर नहीं रखा। सही कहते हो बैद्यनाथ, मैं इस हवेली से बाहर जाऊंगी भी नहीं। मेरी अर्थी ही जाएगी इस हवेली से बाहर। क्यों जाऊं और कहाँ जाऊं? यह जिंदगी तो अब वैसे भी खत्म सी ही है। राजा साहब पंचतत्व में विलीन हो गए और मैं दफन हो गई उनकी यादों में, उनकी इस हवेली में। हम दोनों ही खत्म हो गए। यही तो बात है हुकुम, जो सच है और सही है, लेकिन आप उसे समझ नहीं रही हैं। अब राजा साहब नहीं रहे, ये भगवान की मर्जी थी। भगवान राजा साहब को स्वर्ग में शांति दे, लेकिन आप इस लोक में हो। इस लोक की प्रथा के हिसाब से आपने राजा साहब का वियोग बहुत कर लिया। किसी के जाने का दुख हमेशा नहीं मनाया जाता। पांच साल पहले मेरी भी तो पत्नी गुजर गई थी। मुझे भी उसका दुख लगा था। अगर जिंदगी भर उसका दुख मनाता रहता तो ये घर बार दुनियादारी कौन संभालता हुकुम? और एक आप हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक से नहीं मिलती। आप तो जैसे राजा साहब की यादों की कुएं की मेढक बन गई हो। हुकुम, अभी आपकी पूरी जवानी बची है। अगर आप जिंदगी को गले लगाएंगी तो कोई ना कोई हमसफर मिल ही जाएगा हुकुम। अकेली औरत की जवानी तो कट सकती है हुकुम, लेकिन बुढ़ापा नहीं कट सकता। खुद को संभालिए हुकुम, इससे पहले कि आपको संभलने का मौका ही ना मिले। बैद्यनाथ, आज तो कह दिया, दोबारा ऐसी बकवास मुझसे मत करना। मेरी रगों में ठाकरों का खून दौड़ रहा है। राजा साहब के जाने के बाद ही मैंने प्रण कर लिया था कि बाकी जीवन उनके वियोग में बिता दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें खबर है कि राजा साहब के और औरतों से भी रिश्ते थे। वो कठोर मन के आदमी थे। उन्हें मेरी कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन मैं तो उनकी धर्म पत्नी हूँ ना। उनका दिल देखेगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। आज राजा साहब की बरसी है हुकुम। कम से कम आज तो इस बाटल को छोड़ दीजिए, या बगिया में टहलाइए, या फिर ब्रूनो को टहला दीजिए। हे राम! क्या हुआ हुकुम? ब्रूनो! राजा साहब ब्रूनो को कितना चाहते थे। जब भी राजा साहब बाहर से आते, ब्रूनो उनकी जीभ की आहट सुनकर तुरंत दौड़ जाता था। उनकी जीभ पर चढ़कर उनका मुंह चाटता। मैं कितना डांटती थी, लेकिन राजा साहब ने कभी उसको दूर नहीं भगाया। फ्रिज में थोड़ा चिकन पड़ा है, जाते जाते ब्रूनो को थोड़ा चिकन दे देना। जी हुकुम। अब इतनी रात में किसकी नानी मर गई? बैद्यनाथ! जी हुकुम। जरा देखो कौन है, जो भी हो उसे बाहर से ही चलता कर देना। जी हुकुम। देखो राजा साहब, मेरा प्रेम और समर्पण सब देखो। आप तो जीते जी कब मेरी कदर नहीं कर पाए, लेकिन मैं हमेशा आपकी रहूंगी। मैं तो
चिता तक आपकी धर्मपत्नी रहूंगी। अब तो बस सांसों के टूटने का इंतजार है। आपको कभी मुझ पर दया या खुद पर शर्म नहीं आई? मैंने हमेशा एक पत्नी के सारे कर्तव्य निभाए। मैं तो मरकर भी आपकी ही रहूंगी, लेकिन आपने हमेशा मुझे धोखा ही दिया, साथ रहकर भी और साथ छोड़कर भी। हुकुम? हाँ वैद्यनाथ, कोई राजा साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने बताया नहीं कि राजा साहब के गुजर जाने के बाद मैं किसी से नहीं मिलती। बताया हुकुम, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं हुए। कहने लगे कि बहुत ही जरूरी काम है, नहीं तो मैं खुद इस समय नहीं आता। मैं नहीं मिलूंगी। मैंने उन्हें बताया हुकुम, लेकिन वो नहीं माने। धक्का देकर अंदर ही आने लगे। मैंने किसी तरह रोका, वो बाहर कचहरी में बैठे हैं। यह क्या बदतमीजी है? आदमी अपने ही घर में चैन से नहीं रह सकता। अब जब कचहरी तक घुसी आए हैं तो अंदर बुला लो। तमीज तो अब रही नहीं जमाने में। जी हुकुम। हुकुम को मुझे ना पहुँचे। मैं वीर सिंह हूँ, राजा साहब का एक ज़मींदार। पहले फ़ौज में था, अब रिटायरमेंट लेकर गांव आ गया हूँ और खेतीबाड़ी और छोटे मोटे धंधे करता हूँ। कहिए क्या चाहिए? जी, स्वर्गीय राजा साहब ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको चुकाने की मियाद 1 महीने पहले पूरी हो गई। मुझे पैसे की एकदम से सख्त ज़रूरत पड़ गई, इसलिए इतनी देर रात गए आपके दरवाजे आना पड़ गया। भला राजा साहब को आपसे किस बात का उधार लेना पड़ गया? जी, उन्होंने मुझसे कुछ बंदूकें खरीदी थी। वैद्यनाथ, ब्रूनो को चिकन नहीं दिया क्या अब तक? जाओ चिकन दे के आओ अभी उसको। जी हुकुम। देखिए, अगर राजा साहब ने आपसे कुछ उधार लिया है तो आपके पास उसके कोई दस्तावेज होंगे। कल दीवान साहब आ जाएंगे, उनको दस्तावेज दिखा दीजिएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब आज राजा साहब की बरसी है तो मुझे उनके ध्यान में रहने दीजिए। मैं अभी किसी और बात पर ध्यान देने की हालत में नहीं हूँ। अब आप जा सकते हैं। रानी साहिबा, मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि कल सुबह तक का इंतज़ार कर पाऊँ। गलत मत समझिएगा, मगर पैसे की कमी मुझे भी नहीं है, लेकिन बात जुबान की है। मुझे कल सुबह तक हर हाल में किसी को पैसे देने हैं, और आपके दीवान को तो मैं 1 महीने पहले ही इत्तला कर चुका हूँ। उसने आज तक मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। पैसे तो आपको कल ही मिल पाएंगे, वो भी दोपहर तक। क्या वर्षा जब कैसी सुखानी। भाई, पैसा तो मुझे आज ही चाहिए। तो फिर मुझे माफ कीजिए, आज तो मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकती। और कल तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? मैं हवेली में इतना कैश थोड़े रखती हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो आपका मतलब आप मेरे पैसे नहीं देंगी? आज मैं पैसे देने की हालत में नहीं हूँ। और ये आपका आखिरी फैसला है? जी हाँ। पक्का? जी बिल्कुल। बहुत अच्छे। और फिर लोग कहते हैं कि वीर सिंह गुस्साता बहुत है। आज सुबह से घर से निकला हूँ, दाना पानी सब भूल कर। जितनों को उधार दिया था सब पीठ दिखा रहे हैं, और जो दे सकते हैं वो देना नहीं चाहते। और जब पूरा शहर घूमकर आखिरी उम्मीद लेकर मैं आपके दरवाजे पर आया तो आपका पैसा देने का मूड नहीं है। अब ऐसे में मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या नाचने का मन करेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब दीवान साहब आएंगे पैसे आपको तभी मिल पाएंगे। अरे काहे का दीवान? एक लड़का लगा रखा है काम करने को। अब चाहे उसे दीवान कहो या सोफा, कुर्सी कहो या मेज। अरे भाई, मैंने पैसा राजा साहब को दिया था, मुझे दीवान से क्या मतलब? जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो जुबान काट कर हाथ में दे दूंगी। फिर दूसरों के क्या, अपनी लोगाई के तलवे भी नहीं चाट पाओगे। कहा ना, अभी मेरा मूड नहीं है। अरे रानी साहिबा, तलवे ना चाटने पड़े इसलिए आज तक वीर सिंह ने लुगाई रखी ही नहीं।
मैं किसी ऐसे काम के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ जिसके लिए पहले से मूड बनाना पड़े। अरे मैं यहीं रुका हूँ, जिसको बुलाना हो बुला लो, मेरा हिसाब चुकता कर दो, मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ हुकुम? क्या हुआ हुकुम? तेरी अम्मा का दूसरा ब्याह हुआ बे। इधर अबे हंगल की औलाद, तू साले नाम से ही एक्सपायरी डेट का कफ सिरप लगता है। बैद्यनाथ, एक बात बता, ये तुझे दिन भर हुकुम करने के अलग से पैसे मिलते हैं या तू फ्री में करता है? जा एक गिलास पानी लेकर आ। साला औरतों से बात करना ही बेकार है। इधर एक आदमी को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन ये पैसे नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि इनका मूड ठीक नहीं है। साला औरतों के इस इमोशनल ड्रामे से मुझे सख्त नफरत है। मेरी अटकी ना होती ना, तो मैं औरतों से बात करने से बेहतर अपने भेजे में गोली मारना समझता हूँ। जब देखो तब एकता कपूर का इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हैं। देखो राजा साहब, हमारे हुकुम की तबीयत ठीक नहीं है, अब आप उनको परेशान मत कीजिए, जाइए आप। तुझसे कुछ पूछा मैंने? साले ज्यादा मुंह चलाएगा तो यही समाधि बना दूंगा। बात। अरे तुम किसी से नहीं मिलना चाहती, मत मिलो, मुझसे भी मत मिलो, लेकिन मैं अपना पैसा लेकर जाऊंगा। बुला लो अपने कुर्सी, दीवान, सोफा, मेज को। एक दिन, एक महीने या एक साल, जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता मैं यहीं रुकूंगा। और ये जो तुम्हारी भोली सूरत है ना, तुम्हारे हंसने और रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रूनो को भी चिकन दे देना। ब्रूनो को चिकन देने के लिए भी मूड बनाना पड़ता है क्या? साला बाकी सब नौटंकी के लिए मूड है, मेरा पैसा लौटाने के लिए बस मूड नहीं है। तुम्हारी इसी चिड़चिड़ापे से तो मेरा दिमाग चढ़ता जा रहा है। बैद्यनाथ, क्या हुआ हुकुम? क्या हुआ हुकुम? तेरी अम्मा के लल्ला हुआ बे, जुड़वा, और शक्ल हमसे मिलती है। इधर आवे झींगुरों के भीष्म पितामह। राजा साहब बताया करते थे तू पैक बहुत अच्छा बनाता है। जा एक पैक बना कर ला। अबे जाएगा कि एक लात मार कर भेजूं? ठाकुरों के घर की कुछ तो इज्जत रख ले बे कबर बिच्चू। आप कुछ ज्यादा चौड़े नहीं हो रहे हैं? क्या बोला बे? कुछ नहीं। इधर आवे अधमरे, ज्यादा मुंह चलाएगा ना तो पिछवाड़े में मैं ठूस दूंगा। फिर ना हुकुम के सामने दो मिला पाएगा, ना दिन भर हुकुम कर पाएगा। उतनी ही बात कर जितनी सांसें बची हैं। ड्रिंक में सोडा डालूं या पानी? अबे कुछ भी डाल कर ले आ, बस थोड़ा हार्ड बना कर ला ना। साला कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा। कल अगर पैसा नहीं दे पाया तो जमाने में वीर सिंह की नाक कट जाएगी। दिमाग तो ऐसे खराब हो रहा है कि पूरी दुनिया को ही आग लगा डालूं। देखो वीर सिंह, मैं साल भर से एकांत में हूँ। पिछले पूरे एक साल में मैंने कभी किसी से कोई बातचीत नहीं की। मुझे चीखना चिल्लाना समझ नहीं आता। तो अब तुम जाओ, मेरी शांति भंग मत करो। तो आप मेरा पैसा दे दो ताकि मैं चुपचाप चला जाऊं। मैं तुमको सीधे सीधे बता चुकी हूँ कि पैसा तो तुमको कल दोपहर तक ही मिल पाएगा। और मैं तुमको सीधे सीधे बता चुका हूँ कि कल सुबह तक मुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे फांसी लगानी पड़ जाएगी। लेकिन मैं अभी क्या कर सकती हूँ? पैसे तो वैसे भी अभी मेरे पास नहीं है। तुम बड़े अजीब आदमी हो यार। तो तुम अभी मेरा उधार चुकता नहीं करोगी हैं? नहीं। ठीक है, फिर मैं यहीं रुका हूँ। बुला लो जिसको बुलाना हो। मेरा पैसा मिलता ही मैं चला जाऊंगा। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे कोई मजाक कर रहा हूँ? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। ये कोई ये तुम्हारी बाजार नहीं, राजा साहब की हवेली है। हवेली? 4 कमरों का ये घर राजाशाही जमाने में अस्तबल हुआ करता था। हवेली? अरे हवेली की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊं। तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? रानी साहिबा, दुनिया भर की सारी तमीज इस हवेली के लोगों में ही तो बसी है।
आपको देखे ना देखे मुझ में बहुत तमीज़ है। तुम एक अक्खर बदतमीज आदमी हो। शरीफ लोग औरतों से इस जुबान में बात नहीं करते। तो क्या उर्दू की ज़ुबान में करते हैं? मोहतरमा, आपके मरहूम शौहर नवाब साहब ने अपने नवाबी शौक़ फरमाने के लिए जो रकम हमसे उधार ली थी उसे बाइज्जत आज की रात लौटा दीजिए। इस गुलाम ने अब तक आपसे जो गुस्ताखी की है उसके लिए गुलाम शर्मसार होकर आपसे माफ़ी मांगता है। और हाँ, राजा साहब की रुखसती की बरसी पर इस कदर गमज़दा होकर आप माशाअल्लाह कोहिनूर लग रही हैं। तुम्हारा यह बचकाना अंदाज तुम्हारी ही तरह बहुत ही बेहुदा है। बेहुदा? मुझे औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है। रानी साहिबा, जितने घोड़े और कुत्ते आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं ना, उससे ज़्यादा औरतें मैं अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ। 3 बार औरतों के चक्कर में मैं लोगों का जबड़ा तक तोड़ चुका हूँ। 14 औरतों को मैंने छोड़ा और 9 मुझे छोड़कर चली गईं। एक उम्र थी जब मैं भी मीठी मीठी बातें किया करता था, चमचमाते पॉलिश किए हुए जूते और कलफ किया हुआ कुर्ता पहना करता था। दिन में गुलाबों को, रात में घंटों चांद को देखा करता था। मैंने अपनी आधी जिंदगी गज़लों और गुलाबों में खर्च कर दी और आधी दौलत हसीन औरतों के ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी और सैंडलों में। लेकिन अब सब बदल गया है। अब वो काली सुरमई आंखें, वो रस भरे लाल ओंठ, वो मुस्कुराते गालों पर पड़ते गड्ढे, वो छाती उभारती सांसें और दबी आवाज की बातें, अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सारी माया के पीछे का फरेब मैं समझ चुका हूँ। सारी औरतें जलने कुड़ने वाली, कपटी और लापरवाह होती हैं। फरेब उनकी रगों में दौड़ते खून की एक एक बूंद में सना होता है। और झूठ तो औरत इतनी सफाई से बोलती है जितनी सफाई से सांप भी न डस पाए। औरत जात को बाहर से देखो तो ये किसी हसीन शायरी की तरह दिखती है, लेकिन इनके दिल के अंदर झांक कर देखो तो इनके दिल में एक खूंखार मगरमच्छ बसा होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस मगरमच्छ को यह लगता है कि मैं दुनिया का सबसे मासूम मगरमच्छ हूँ। मेरी हसरतें और ख्वाहिशें निहायत ही शरीफ हैं। औरत को मोहब्बत के नाम पे चाहिए तो एक दुम हिलाता तलवा चाटने वाला कुत्ता। औरत मोहब्बत में एक कोने में बैठकर रोती रहती है और आदमी हाथ तोड़ मेहनत करते करते मरता रह जाता है। मोहब्बत में औरत सिर्फ अपने दुपट्टे से खेलना जानती है, फिर उसी दुपट्टे का फंदा बनाकर आदमी को फंसाए रखती है। एक बात बताओ, तुम्हें आज तक कोई ऐसी औरत मिली जो सच्ची और ईमानदार हो? इस दुनिया में केवल पगलैट और बुढ़ी औरतें सच्ची और ईमानदार होती हैं। दिया लेकर भी ढूंढने निकलो ना तो जमाने में बिना सींग की गाय शायद मिल भी जाए, लेकिन सच्ची और ईमानदार औरत मिलना नामुमकिन है। तो तुम्हारे हिसाब से मोहब्बत में ईमानदार और वफादार कौन होता है? आदमी? हाँ, आदमी। आदमी मोहब्बत में वफादार और ईमानदार? तुमको ये ख्याल आया भी कहाँ से? और अपने इस ज्ञान का बखान करने का हक तुमको किसने दिया? अब जब तुमने इतनी बकवास कर ही ली है तो सुनो, मैं आज तक जितने भी आदमियों से मिली उनमें सबसे ज्यादा मैंने राजा साहब को ही जाना समझा था। मैंने उनको पूरे दिल और जान से चाहा, एक नई उम्र की लड़की जैसे अपने भगवान की पूजा करती हो। अपनी पूरी खुशियाँ, अपनी जवानी, अपना हर एक लम्हा सब कुछ दे दिया, लेकिन ऐसे आदमी ने भी मुझे धोखा ही दिया। उनके जाने के बाद उनकी अलमारियों में छिपे वो प्रेम पत्र जब वो जिंदा थे तब के लिखे आज भी मुझे तिल तिल कर मारते हैं। कई हफ्तों के लिए वो मुझे अकेला छोड़कर दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करते, मुझे मेरी ही आंखों के सामने धोखा देते रहते थे। उन्होंने न सिर्फ अपने पुरखों की कमाई हुई दौलत
बल्कि मेरे मायके से मिली दौलत भी उड़ा दी। इन सब के बाद भी मैं उनसे सच्चा प्यार करती रही। उनके जाने के बाद भी मेरा प्यार, मोहब्बत, वफादारी, ईमानदारी कभी उनके प्रति कम नहीं हुई। मैंने खुद को उनकी याद में एक बेजान मूर्ति बना डाला। बेजान मूर्ति राजा साहब के लिए या अपनी अकल और दिखावे के लिए? ये सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद मोतियों का हार, ये सब इसलिए कि जो तुम्हें देखे तुम पर तरस खाए, तुम्हारी कहानियाँ दूसरों से कहे कि तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। ये सब ढकोसले मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात कहने की? अच्छा, बेजान मूर्ति को मुंह पर पाउडर और ओंठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगाना तो खूब याद रहता है। अपनी औकात में रहो वीर सिंह। चिल्लाओ मत, मैं वैद्यनाथ नहीं हूँ कि दुम हिलाकर हुकुम करता रहूं। ना ही मेरे पास औरतों की तरह बातें बना बना कर करने की कला है। जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान पर होता है। निकल जाओ मेरे घर से। मेरा पैसा दे दो, मैं अभी निकल जाता हूँ। अब तो मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अरे तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी देंगे। ठीक है, जाकर मेरे फरिश्तों से ले लो। तुमने जो इतना उल्टा सीधा पक किया है, इसके बाद तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। ना तो मैं राजा साहब हूँ, ना वैद्यनाथ, ना तुम्हारी जवानी का कोई भूला बिसरा आशिक जो तुम्हारी इस ड्रामेबाजी से डर जाऊंगा। मैं अपना पैसा लेकर जाऊंगा। और ये फालतू का सॉन्ग मत करो यार, मुझे इसमें रत्ती भर मजा नहीं आ रहा। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं। मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अरे मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं चला जाऊं। तो तुम पक्के सुअर हो। सुअर? हाँ सुअर। एक शरीफ इंसान अगर सुअर से लड़े तो क्या होगा? शरीफ इंसान के कपड़े गंदे हो गए और सुअर को कीचड़ में लौटने का मजा भी आता रहेगा। तुम मुझसे फालतू की बहस करके वही मजा ले रहे हो। अब जाते हो या नहीं? नहीं। नहीं? अब तो ये सुअर हिलेगा भी नहीं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खाओ खाओ। बैद्यनाथ, इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दो। आओ बैद्यनाथ, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। जाओ साहब, अपने घर जाओ। काहे को बेकार का तमाशा कर रहे हो? अबे कब्रिस्तान के कब्र बिच्चू, तू मुझे धक्के मारेगा? साले तेरे सामने छींकने से भी डर लगता है कि कहीं तू कच्चे मकान की तरह थरथरा कर गिर ना जाए। साले अपनी औकात में रहे, नहीं तो मसल दूंगा। निकल जाओ मेरी हवेली से। अरे रानी साहिबा की वाणी तो देखो। अब आपको क्या हो गया? अब आप तमीज का सारा पाठ भूल गई। सुअरों से कैसी तमीज? और तुम तो वो सुअर हो जिसे कीचड़ और गंदगी में ही लौटने में मजा आता है। तुम मुझे क्या बोली? सुअर? मेरी बेइज्जती कहीं तुमको महंगी न पड़ जाए रानी साहिबा। मुझे सुअरों से कोई डर नहीं लगता। तुम जैसी अक्खड़ मिजाज औरत की अकड़ तोड़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम औरत जात हो, कमजोर हो, ये सोचकर मुझे तुम पर कोई दया नहीं आने वाली। तुम्हारी एक और बदतमीजी तुमको बहुत महंगी न पड़ जाए रानी साहिबा। साले सुअर, धमकी देता है। थू। आ गया ना अपनी औकात पर। आधी रात को एक अकेली निहत्ती औरत के घर में जबरदस्ती घुसकर बंदूक तान के खड़ा हो गया। यही है तेरी मर्दानगी। इसी तरह की कोई बदतमीजी की होगी तूने उन औरतों के साथ जो तुझे छोड़कर चली गई। साले सुअर। मुझे जो छोड़कर गई उनकी हकीकत तुमको क्या पता रानी साहिबा।
रही बात तुम्हारे निहत्थे होने की, तो जाओ अपनी मर्जी की बंदूक उठा लाओ, देखते हैं किसकी गोली में सच छिपा है। अब रहने दो ठाकुर साहब। नहीं बैद्यनाथ, अब बात पैसों की नहीं रही। इसने एक ठकुराइन को ललकारा है, इसको इसका जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो इस सुअर बाहर जाकर पूरी दुनिया में हमारे नाम पर कीचड़ उछालेगा। इतना घमंड, गुस्से से गाल लाल करने से कुछ नहीं होगा रानी साहिबा। जाओ अपनी मर्जी की बंदूक लेकर आओ, देखते हैं किसकी गोली में सच छिपा है। तुझे अभी तेरी औकात बताती हूँ सुअर। अब रहने दो ठाकुर साहब, आप अपने घर जाओ, कल आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अबे देख ले बे, झिंगुरों के बीच में पिता ना। 22वीं सदी की झांसी की रानी, इनका तेज देखो, इनका साहस, इनका शौर्य देखो, इनका पैसे न लौटाने का दृढ़ संकल्प देखो। इन जैसी अद्भुत तेजस्वी नारी को गोली मारने पर मुझे बहुत दुख होगा। साहब, आप हुकुम को सच में गोली मार देंगे? अबे नहीं बे हड़प्पा के वंशज, मैं तो उसे गोली मारने की एक्टिंग करूंगा, फिर वो मेरी गोली से मरने की एक्टिंग करेगी, और आखिर में पूरी एक्टिंग हकीकत में बदल जाएगी। तू बस देखता जा। साहब, आप एक सेकंड को सोच के देखिए, आप हुकुम जैसी पतिव्रता औरत को गोली मारोगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अय्यास आदमी के सेवा में लगा दी, जिसने कभी कोई कपट नहीं किया, हम जैसे नौकर क्या, जिसने जानवरों तक की सेवा की। कलयुग में तो साहब हर इंसान को ऐसी औरत की तलाश होती है। आपने खुद कबूला है कि आप पूरी जवानी ऐसी औरत की तलाश में भटकते रहे। अब वो जब आपके सामने आई तो क्या करेंगे आप? गोली मार देंगे उसे? हैं? बुढ़े, बात तो तू बहुत पते की कर रहा है। औरत खूबसूरत भी है, हौसले वाली भी और दमदार भी। गुस्से में उसके गालों पर पड़ते गड्ढे देखे तूने? ऐसी अदा पे तो वीर सिंह खुद मर जाए। एक पल को मन पलटा जा रहा है कि वीर सिंह सब छोड़ दे और वापस चल, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसी औरत पर तो वीर सिंह की जान भी कुर्बान है। हाँ साहब, अब आप घर लौट जाओ, कल मैं खुद आपके पैसे आप तक पहुंचा दूंगा। कहाँ पीठ दिखा के भाग रहा है सुअर? मैं बंदूक लेने गई, इतने में ही तेरी कायरता सामने आ गई। उठा अपनी पिस्तौल। हे भगवान, अब हुकुम का गुस्सा शांत कर दो। तुझे क्या लगा तू यहाँ आएगा, गिरड़ भफकी देगा और मैं डर जाऊंगी? मेरी रगों में ठाकरों का खून है सुअर। आज मैं देखती हूँ कि तुझ में किसका खून है। उठा अपनी पिस्तौल। मैं तुम पर बंदूक नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता सुअर? अब तुझे कौन सा सांप सूंघ गया? एक सच्ची ठकुराइन का गुस्सा देखकर डर गया कि अब तेरा क्या होगा? क्या हुआ तुझे? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? हाँ, पूरी उम्र मुझे जिस औरत की तलाश थी वो तुम ही हो। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुमसे पहले नहीं मिल सका, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, या फिर होने को यही मंजूर था कि मैं तुमसे अब मिलूं, तुम्हें इस हाल में देखूं, ताकि तुम्हारी कीमत समझ सकूं। मैं तुम पर गोली नहीं चला सकता, तो अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूं। चाहो तो मुझ पर गोली चला दो और फिर अपनी पूरी जिंदगी दो आदमियों की याद में काट दो। एक वो जिसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, और एक मैं जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथों मरने को तैयार खड़ा है। या फिर मेरा हाथ थाम लो। जो हो चुका सो हो चुका, अब निर्णय तुम्हें लेना है।
हम दोनों भूले बिसरे राही क्या जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रहेंगे? अरे प्यार का एक लम्हा भी इस ऐसी बेकार की जिंदगी से कहीं बढ़कर है। और मैं तो अब से अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं, लेकिन तुम अगर अब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ सकती तो मुझे गोली मार दो। लेकिन मुझे तुझसे नफरत है सुअर। दूर हट, नहीं तो गोली मार दूंगी। तो मार दो, कम से कम एक सच्ची मौत तो मरूंगा। मेरी सारी उम्र झूठी मोहब्बतों में गुजर गई। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। मुझे तो जिंदगी भर एक सच्चे हमसफर की तलाश थी। उस सच की तलाश थी जो तुम्हारी आंखों में इस वक्त खून की तरह उतर रहा है। तुमने अजब माया फैलाई है आज। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी के सारे झूठ धुल के उतर गए हों। तू पागल हो गया है? तो तुमको उससे क्या, तुम तो गोली चलाओ। बंदूक उठा सुअर। अगर मेरे बंदूक उठाने से ही तुम गोली चलाओगी तो यही सही। जो बंदूक तुम्हारे हाथों में है वो मैंने ही राजा साहब को दी थी। मुझे पता है कि इसमें एक भी कारतूस नहीं। मेरी बंदूक में कारतूस हैं, ये पकड़ो और अब ये चलाओ। हे ईश्वर, आखिर तुमने मुझे जीत ही लिया सुअर। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी फिल्म आपको पसंद आए तो प्लीज़ फिल्म को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली हमारी फिल्मों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली नई फिल्म के साथ। नमस्कार।